जिसकी साजिश के तार इंटरनेशनल चंदे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूपी में धर्म की ओट में अधर्म का जो काला धंधा खेला जा रहा था, उसके मास्टरमाइंड ने सारा भेद खोल दिया है। कैसे पैसे का लालच देकर हजारों मासूमों को जबरन धर्म परिवर्तन किया, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि धर्म के नाम पर कैसे अधर्म किया जा रहा है। 1000 हिंदुओं को मुस्लिम बनाने वाले मास्टरमाइंड का वीडियो आया। 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। धर्मांतरण के सारे राज सामने लाया। धर्म की ओट में अधर्म का काला धंधा। यूपी में खुल गया धर्मांतरण वाला। इंडिया से इंग्लैंड तक, कतर से कुवैत तक, पुर्तगाल से पोलैंड तक फैले हैं धर्मांतरण की फंडिंग के तार। इंटरनेशनल चंदे से चल रहा था धर्मांतरण वाला गिरोह। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये धर्म को कंधा बनाकर अधर्म का धंधा करने वाले उमर गौतम के पाप का कबूल नामा है कि कैसे उसने 1000 हिंदुओं की मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें लालच देकर मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। धर्मांतरण की बेनकाब साजिश ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि धर्मांतरण की साजिश के तार दुनिया भर में फैले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। खुद उमर गौतम ने कबूल किया कि इस्लामिक दावा सेंटर में महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। मतलब हर दूसरे दिन एक हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह मूक बधिर, दिव्यांग और गरीब लोगों को नौकरी, पैसा और शादी का लालच देता था और फिर उनका ब्रेन वॉश कर उनके दिमाग में दूसरे धर्म के लिए नफरत पैदा कर देता था। इस धर्मांतरण गैंग ने अपना शिकार 24 साल के एक मूक बधिर को भी बनाया। काकादेव थाना क्षेत्र में रहने वाले आदित्य गुप्ता को धर्मांतरण गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन कराया बल्कि उसका घर भी छुड़वा दिया। हालांकि आदित्य से अब्दुल्ला बना युवक रहस्यमय हालत में घर लौट आया, लेकिन वो अपने होश और हवास में नहीं। से बहला फुसला के अगर आपका धर्म चेंज कराया जाए तो बहुत गलत बात है, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरे भाई के साथ हुआ है, वैसे और भी बच्चे हैं जिनको इन लोगों ने बहला फुसला के धर्म चेंज कराया है, और भी कई सारी चीजें इन लोगों ने इनके दिमाग में डाली हैं। वहीं नोएडा की जिस डीफ एंड डम्प सोसाइटी स्कूल से धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आया, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, ताकि स्कूल के अंदर से कोई भी दस्तावेज गायब न हो पाए। धर्मांतरण मामले में नोएडा डिफ सोसाइटी स्कूल का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने तालाबंदी कर दी है, ताकि स्कूल के अंदर जो भी सामान या दस्तावेज हैं उनको कोई बाहर ना ले जा सके। और साथ ही यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी
कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये नोएडा पुलिस के जवान हैं जिन्हें यहां पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। आरोप है कि नोएडा की डेफ सोसाइटी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का धर्मांतरण कराया गया है। सेक्टर 117 में एक बिल्डिंग में एक सोसाइटी चल रही थी जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग और कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी। उस सोसाइटी का नाम जो अभी ATS ने खुलासा किया है उसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। धर्मांतरण के दोनों मास्टरमाइंड उमर गौतम और जहांगीर इस वक्त 7 दिन की ATS रिमांड पर हैं। पूछताछ में पता चला कि धर्मांतरण के काले धंधे के लिए विदेशों से फंडिंग आती थी। फंडिंग में नई दिल्ली के जामिया नगर के इस्लामिक दावा सेंटर को फंडिंग करने वाली तमाम एजेंसियों में लखनऊ की अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का भी नाम सामने आया। धर्म परिवर्तन के मामले में चर्चा में आए इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। साथ ही कई देश की और विदेश की और प्रदेश की संस्थाओं के भी नाम सामने आए हैं। उसमें से एक नाम है अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन। ये मलियाबाद में है और हम इस समय फाउंडेशन के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर फाउंडेशन का दफ्तर है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये दफ्तर पिछले 2 साल से कोविड के चलते बंद है। सरकार ने दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन बात सिर्फ उमर गौतम तक खत्म नहीं होने वाली। यूपी ATS उमर गौतम के आकाओं का भी पता लगा रही, जिनके कहने पर उमर गौतम 1000 हिंदुओं की जिंदगी को तबाह कर चुका है और धर्म की आड़ में अधर्म का काला खेल खेलता आया है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, नोएडा से बलराम पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। धर्मांतरण के बाद अब बात पलायन के उस नापाक साजिश की, क्योंकि जहां एक तरफ लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है तो वहीं कानपुर में जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि कानपुर में 10 हिंदू परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं और अब पलायन के लिए मजबूर हैं। ये अपने घर छोड़ करके चले जाइए। लोग मुसलमान बन जाओ, नहीं रहना मुश्किल कर देंगे। तो सर वो लोग घर में सर घुस के सर मारा है सर। ऐसा होएगा, हम ऐसा नहीं सह सकते हैं। दहशत में हिंदू परिवार यहाँ तो पलायन करना चाहते हैं क्योंकि हमें खौफ बना हुआ है। पलायन वाले स्लोगन से मचा हाहाकार। डर और दहशत के साए में क्यों जी रहे हैं हिंदू? अब ये जो है धमकियां मिल रही कि आप केस वापस ले लीजिए, नहीं आपको जो है अच्छा नहीं होगा। कानपुर को कौन बना रहा है कैराना? दीवारों पर लिखे पलायन के ये संदेश कानपुर के कर्नलगंज थाने के रेलवे पटरी इलाके के हैं, जहां रहने वाले 10 हिंदू परिवार डर और दहशत के साए में जी रहे। हिंदू परिवारों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले मुसलमान उन पर जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे। भैया यहाँ पर है आफ्ताब सबसे ज्यादा पे जो हो रहा, गुड्डू, खुशनुमा, आफ्ताब, इन लोग जो है हमको बहुत परेशान किए हैं कि अपने घर छोड़ करके चले जाइए, यहाँ न रहिए, नहीं तो केस वापस लीजिए, तो धर्म परिवर्तन करिए। पीड़ितों की माने तो मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान उन्हें धमकी देते हैं, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर मोहल्ला छोड़ दो। और अब 10 हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हैं। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन और या तो मोहल्ला छोड़ने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाना चाहेंगे। हम वहीं पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर रहने वाले 10 हिंदू परिवारों में से कुछ हिंदू परिवारों ने ये तय कर लिया है कि अब वो यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे। घरों के सामने साफ तौर पर लिख दिया गया है कि यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर मलबा बिकाऊ है, यानी ये लोग यहाँ से जाने का इरादा कर चुके हैं। लेकिन बात
सिर्फ धमकाने या दबाव की नहीं, बीते शनिवार की रात मोहल्ले के दबंगों ने एक परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी भी की, लेकिन जब उसके भाइयों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें घर में घुसकर मारा। हालांकि पुलिस ने 9 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों को ही पकड़ा, जिसमें से बाद में 2 को छोड़ दिया। पीड़ितों का आरोप है कि आर्य नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोपियों को छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को छोड़ दिया। ये स्लोगन क्यों लिख दिया ये घर के बाहर है इस तरीके से? सर जब जो है अब सभी लोग को वहाँ से सर मैं वहाँ पे गया था, जो इसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने हमको बताया था कि अब उनकी भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि जिसमें 7 साल की सज़ा नहीं है उनको जो है जमानत मिल सकती है। तो सर वो लोग घर में सर घुस के सर मारा है। सर क्या जब किसी की जान चली जाएगी, जब सर कोई आदमरा हो जाएगा, जब कोई जो है अस्पताल में पूरी तरह भर्ती हो जाएगा, तभी सर कार्रवाई होगी। हालांकि सपा विधायक खुद पर लगे इन आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन भाजपा सपा विधायक पर हमलावर है। कि 2022 का चुनाव बिल्कुल निकट है, बल्कि यूं कहिए कि हम लोग 2022 के चुनाव में पूर्णतः जा चुके हैं और विपक्षी दलों के पास चूंकि कोई कार्य नहीं है, वो किस तरह से अपने आप को स्टैंड करेंगे, कोई कार्य न होने के कारण वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है। वहीं आरोपों में घिरने के बाद कानपुर पुलिस फिर से सख्ती दिखाने की बात कर रही। जिन लोगों को धमकी मिली है या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके एक FIR दर्ज किया जा रहा है और जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो वहां का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और कानपुर का हर नागरिक जहां रहना चाहता है वहां पर रहने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन सवाल बड़ा है कि मोहल्ले के दबंगों को इतनी ताकत कहां से मिली? क्या कोई पीछे से वाकई इनको शह दे रहा या फिर इनके तार धर्मांतरण से जुड़े हैं? क्योंकि पुलिस और राजनीतिक दखल के बाद भी हिंदू परिवारों के दिल से दहशत खत्म नहीं हो रही। जान का खतरा जब मंडराने लगता है तो व्यक्ति पलायन को मजबूर हो जाता है और कानपुर के इस इलाके में इन हिंदू परिवारों ने भी यह तय कर लिया है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और अब बात होगी जान हथेली की, क्योंकि जब से सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तब से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की न सिर्फ धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि लोग अपनी ही जान के दुश्मन बनने लगे हैं। टीका लगवाओ, लेकिन सावधान हो जाओ। जान बचाने के लिए जान हथेली पर मत रखो। टीका लगेगा बारी बारी, मत दिखाओ ऐसी बेकरारी। खेत के पास भीड़ के आकार में लोग खड़े हैं। यहां लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही, लेकिन ऐसे वैक्सीन लगवाना भला किस काम का जो कोरोना को ही दावत दे। लोग स्वास्थ्य कर्मी के चेहरे पर भी मास्क नहीं। ये वीडियो जोगिया विकासखंड के उदयपुर ग्राम पंचायत का बताया जा रहा। अब इस कतार को देखिए, ये लोग भी वैक्सीन लगवाने ही पहुंचे हैं। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 30 में बने जिला अस्पताल का है। न तो 2 गज की दूरी है और शायद न ही सावधानी इन लोगों के लिए जरूरी है। ये भीड़ इतनी लापरवाह इस वजह से हुई क्योंकि अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीन लगाई जा रही। सीधा अस्पताल पहुंचिए और रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाइए। स्वास्थ्य विभाग ने थोड़ी सी ढील क्या दी, लोग तो लापरवाह हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों में कोरोना का खौफ कितना बचा है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। अस्पताल प्रशासन इन्हें कितना समझाए, ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। 21 जून से देश भर में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, ये सोचकर कि जल्दी लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन लापरवाह लोग ठीक होते हालात को भी कहीं फिर से खराब ना कर दें, डर इसी बात का है। छूट मिलती है तो लोग छटपटाने लगते हैं। ये भीड़ वाराणसी के BOCU के अंदर की है।
ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई, लोग चाहते तो संभल कर भी रह सकते थे, लेकिन तस्वीर बताती है कि लोग कितने समझदार हैं। जगह जगह बस भीड़ ही नजर आती है। 13 अप्रैल के बाद वाराणसी बीएचयू में ओपीडी सेवा शुरू हुई है। एक डॉक्टर हर रोज 50 मरीज को देख सकेंगे। इसके साथ ही ओटी सेवा भी शुरू है। इससे मरीजों को राहत तो मिली, लेकिन तीसरी लहर के डर के बीच ये तस्वीर फिर से डराने लगी है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 21 की टक्कर और 22 के ट्रेलर की, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जहां राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं इसमें धनबल से लेकर बाहुबल तक इस्तेमाल होने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल जीत का है, और जीतने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करने को तैयार है। पंचायत अध्यक्ष की महाजंग, उम्मीदवारों ने दिखाया रंग। सपा भाजपा में महामुकाबला। वाराणसी से मैदान में 2 वीरांगना। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही, और इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला वाराणसी में होने वाला है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी रण में 2 वीरांगनाएं अपना दम दिखाने वाली हैं। सपा ने चंदा यादव तो भाजपा ने पूनम मौर्य को मैदान में उतारा, और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही। और मैं भाजपा का शुक्रगुजार कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मुझे अपना कैंडिडेट चुना, और मैं यही चाहूँगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा भारी बहुमत के साथ जीते। और आप लोग जान ही रहे हैं कि कांग्रेस भी हमारे समर्थन में है, कि जो पार्टी जीतेगी उसके समर्थन में हम हैं, तो वो ये सब इतना सपोर्ट है, और हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। वाराणसी में 40 जिला पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी 16 सदस्यों के साथ जीत का दावा कर रही, वहीं भाजपा के पास 6 सदस्य हैं, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं। 2 पार्टियां आपको बता दें, बनारस में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं, और इसके साथ ही एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद और ज्यादा रोचक हो गया। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू और कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह की धर्मपत्नी साधना सिंह को मैदान में उतारा है। गोरखपुर में साधना सिंह की टक्कर सपा के आलोक कुमार गुप्ता से होगी। नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई दावेदारी किसी की भी है। मैं मेरे कार्यप्रणाली और मेरे सदस्यों से जितना भी सबका सहयोग है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पंचायत चुनाव में सियासी टक्कर से ज्यादा धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होता नजर आ रहा। बागपत में चुनावी टक्कर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच है, लेकिन रालोद का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भाजपा के दबाव में आकर रालोद और सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, प्रशासन और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में ये चुनाव है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ही आके यहाँ बैठ जाए और वही यहाँ आमने सामने चुनाव लड़े, तब भी हम चुनाव नहीं हारेंगे। मतलब साफ है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों से जो बन रहा वो किया जा रहा, फिर चाहे पैसे की बात हो या ताकत की। लेकिन इस चुनावी जंग में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी के पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि ये सिर्फ पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं, 2022 की जंग का ट्रेलर भी है, जिससे साफ हो जाएगा कि कौन किस पर भारी है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की, क्योंकि जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, वहीं मैदान में बारिश सितम ढा रही है। नदियां उफान पर हैं, दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए
कुदरत जब सितम ढाती है तो क्या क्या होता है। कुदरत की कलाकारी, चमोली में रिकॉर्ड बर्फबारी। जून में जमे पहाड़, चमोली बना बर्फिस्तान। जहां मैदानी इलाकों में तपाने वाली गर्मी लोगों का दम निकाल रही, वहीं जून के अंतिम पखवाड़े में बर्फबारी देवभूमि की मुश्किलें बढ़ा रही। क्योंकि जून के महीने में इतनी बर्फबारी होगी, ये बात सड़क निर्माण कर रहे बीआरओ के मजदूरों को भी नहीं पता थी। लेकिन जब बर्फबारी हुई तो जान मुश्किल में आ गई। मजदूरों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बैरंग ही लौटना पड़ा। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी मुसीबत बनी है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश तांडव मचा रही। बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान पर पहुंच गईं। इससे तटवर्तीय गांवों के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गौरतलब है कि मानसून की दस्तक के साथ ही ज्यादातर नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। गोरखपुर में रोहिन, राप्ती, घाघरा के साथ गोर्रा नदी भी उफान पर है। शहर के उत्तर में जहां रोहिन नदी उफान पर है, तो वहीं दक्षिण में सरयू और राप्ती तबाही मचाने को आतुर दिख रहे हैं। गोरखपुर के बड़हलगंज के जगदीशपुर गांव में कटान से 2 घर राप्ती में विलीन हो गए। शहर में पूरब से बहने वाली गोर्रा नदी की कटान से ग्रामीणों में दहशत है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं, तब ये हाल है, और जब ये पूरी रफ्तार के साथ आएगा तब भला क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।